नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम यहाँ पर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए, जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो देखिए, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापने की इकाई होती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप होती है। तो देखिए, जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, जड़त्व का माप होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो उच्च वेग है इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो मैक की होती है। तो पहला तो पहले से ही क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। दूसरा देखिए, जो तरंग दैर्ध्य होता है इसको नापने की जो इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये भी इसी से मैच हो जाएगा। दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। तो ये भी इसी से मैच हो जाएगा। और जो ऊर्जा की इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो ये भी इसी से मैच हो जाएगा। तो देखिए, ए बी सी डी है, ये क्रमशः 1 2 3 4 से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो पहले से मैच होगा, बी दूसरे से, सी तीसरे से और डी चौथे से। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, जो जूल है, ये जूल जो होती है ये कार्य की इकाई होती है। तो जो पहला है वो तो किससे मैच हो जाएगा, तीसरे से मैच हो जाएगा। जूल होती है किसकी, कार्य की इकाई। जो एम्पियर होती है वो धारा को मापने की इकाई होती है। तो जो बी ऑप्शन है वो पहले से मैच हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो वाट है, वाट जो होती है शक्ति की इकाई होती है, पावर की। तो जो सी है वो दूसरे से मैच होगा। ऐसे ही जो वोल्ट है ये विभवांतर से मैच होगा। तो ये तो बिल्कुल इसी के सामने लिखा है। और कैलोरी जो होती है ये ऊष्मा की इकाई होती है। तो ये ऊष्मा से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, 3 1 2 4 5। तो कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन ही जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि पहले में आएगा, ए में आएगा 3 और बी में आएगा फर्स्ट, सी में आएगा 2, डी में 4 और ई में 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, जो हमारी पहली लिस्ट है उसमें हमें भौतिक राशियां दे रखी हैं और दूसरे में उसकी इकाई दे रखी है। तो देखिए, यहाँ पर इनका मिलान करते हैं हम। तो सबसे पहले दे रखा है त्वरण। तो देखिए, जो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, इसकी इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट जो है वो किससे रिलेट हो जाएगा, फोर्थ से। उसके अलावा देखिए, जो बल होता है, बल की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन। तो बी जो है वो थर्ड से क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। और किया गया जो कार्य होता है इसकी इकाई जूल होती है। तो जो सी है वो फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। और जो आवेग होता है वो उसकी इकाई होती है न्यूटन सेकेंड। तो डी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, सेकेंड से। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बनेगा, पहले में आएगा 4, दूसरे में आएगा 3, फिर 1 और फिर आएगा कौन सा, सेकंड। तो कौन सा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो देखिए, जो अधिवर्ष है वो भी समय का मात्रक होता है, चंद्रमा है ये भी समय को मापने की इकाई है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापने की इकाई होती है।
तो कौन सा मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसेक इकाई है, तो देखिए जो पारसेक है वो दूरी को मापने की इकाई होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जो होती है वो शक्ति को मापने की इकाई होती है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील जो होती है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जो सेल्सियस है वो उष्मा की इकाई होती है, ये यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि जो सेल्सियस है वो तापमान को मापने की इकाई होती है, उष्मा को मापने की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो जो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है, तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है, तो ए ऑप्शन जो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है, तो जो पास्कल होती है वो दाब की इकाई होती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि दाब की जो इकाई है वो क्या होती है, पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडेला मात्रक है, तो जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जो जूल है वो ऊर्जा की इकाई है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों की ही इकाई क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो जो मात्रकों को मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो 1971 ईस्वी में लागू की गई थी, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो जो हर्ट्ज होती है वो तरंगों की आवृत्ति को मापने की इकाई होती है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो देखिए जो विद्युत धारा होती है उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो देखिए जो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति होती है वो डायोप्टर होती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो देखिए जो डेसिबल है वो वातावरण में ध्वनि को मापने की इकाई होती है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर नापने की इकाई है, तो देखिए जो एम्पियर है वो करंट को नापने की इकाई होती है या विद्युत धारा को नापने की इकाई होती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से निम्न में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो देखिए कार्य एवं ऊर्जा दोनों की ही जो इकाई होती है वो जूल होती है। आवेग एवं संवेग इन दोनों का भी विमीय सूत्र समान होता है। भार एवं बल इन दोनों का भी समान होता है, क्योंकि बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, जबकि भार भी होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण mg, तो इन दोनों का भी सेम ही होता है। तो बल और जो दाब हैं इनका विमीय सूत्र जो है वो समान नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो देखिए जो खगोलीय इकाई होती है वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, तो देखिए जो विकृति होती है वो एक अविमीय राशि है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए जो संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये जो सभी हैं वो सदिश राशि हैं, जबकि जो द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है तो देखिए ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपरोक्त सभी। तो जो अदिश राशि है उसमें देखिए जो संवेग है और बलागुण है ये दोनों ही सदिश राशियाँ होती हैं, जबकि जो ऊर्जा है वो क्या है? एक अदिश राशि है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए संवेग एक क्या होती है? सदिश राशि होती है, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य ये जो सभी हैं वो क्या हैं? अदिश राशियां हैं। तो हमें यहाँ सदिश राशि पूछी है, तो जो संवेग है वो क्या है? एक सदिश राशि है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए विस्थापन, वेग और बल ये तीनों ही जो हैं वो क्या है? सदिश राशियां हैं, जबकि जो आयतन है वो क्या है? एक अदिश राशि है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी सदिश नहीं है। तो जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो देखिए द्रव्यमान है, समय है और लंबाई है, ये तीनों ही अदिश राशियां हैं, जबकि जो वेग है वो क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषित नहीं है? तो देखिए जो द्रव्यमान होता है वो व्युत्पन्न परिभाषित नहीं है। इसके अलावा घनत्व, आयतन, चाल इन सभी की एक डेफिनेशन होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? तो देखिए जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो v माइनस यू ये हो गया वेग में परिवर्तन, और बटे में आ जाएगा t समय। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ऊपर तो आएगा वेग में परिवर्तन, v होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग। तो v माइनस यू और अपॉन में t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो देखिए जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान इनटू वेग, और उसमें वेग से यदि हम डिवाइड करेंगे तो वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा तो द्रव्यमान बचेगा। तो संवेग और वेग के अनुपात से हम द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति और बल। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय गति। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल। तो देखिए जो लड़की जब झूले पे बैठी है तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र होगा वो नीचे होगा, मतलब जो लंबाई होगी वो अधिक होगी, और यदि वो खड़ी हो जाएगी तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र होगा वो ऊपर खिसक जाएगा, जिससे जो उसकी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमें पता है कि जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लंबाई कम होने से उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो देखिए भार पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वेग के बारे में बोला है, कितने समय में हुआ है ये हमें यहाँ नहीं बताया, तो ये हम नहीं कह सकते यहाँ पर कि त्वरण 2 गुना हो जाएगा। लेकिन देखिए गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। तो द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं। यदि हमने वेग को 2 गुना कर दिया है तो v² होता है, तो 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। मतलब यदि वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि 3 गुना करते तो 9 गुना हो जाती।
क्योंकि उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि देखिए जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है किसी भी वस्तु का, लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि जो भार होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो हर जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। पृथ्वी पर हमें पता है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर जाएंगे तो वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो द्रव्यमान चेंज होता रहेगा, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा, लेकिन जो भार है वो गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो देखिए ये जो कथन है वो न्यूटन के प्रथम नियम का है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न हो। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम का कथन है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो देखिए जो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण है वो बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या हम यूँ कह सकते हैं क्या होता है, समानुपाती होता है। हमें पता है कि जो बल होता है F वो बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो जो त्वरण है वो सीधा समानुपाती होता है किसके, उसके ऊपर आरोपित बल के। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि जो त्वरण होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो देखिए जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है ये हमेशा, जो बल है ये हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। जैसे हम मान लो कि चल रहे हैं तो हम अपने पैरों से धरती को पीछे धकेलते हैं और धरती हमें आगे धकेलती है। तो हमने धरती को धकेला, धरती ने हमें धकेला, तो दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लगे होने चाहिए हमेशा। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम तैरने के लिए पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे और पानी हमें आगे की तरफ, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर की कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वो न्यूटन का है। और न्यूटन की गति का पहला नियम यही होता है कि कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया गया हो। तो ये न्यूटन का कथन है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा आती है। तो बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन की गति के पहले नियम से आती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो किसी भी पिंड के इस गुणधर्म को हम जड़त्व कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो देखिए पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए यदि कोई
वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया गया हो। यह न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए ऐसा होता किस लिए है, क्योंकि जब बस चल रही है तो यात्री भी बस के साथ गतिशील अवस्था में है, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने से बस रुक जाती है, लेकिन जो यात्री है वो गतिशील ही रहना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो देखिए जो रॉकेट की कार्यप्रणाली होती है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर यह आधारित होती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो देखिए यही पीछे हमने जब बस में ब्रेक लग रहे थे तो उसी से रिलेटेड यही है। तो इसका जो कारण है वो है विश्राम जड़त्व है, क्योंकि यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो विश्राम अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। तो यदि घोड़े पर कोई अश्वारोही बैठा है तो वो विश्राम अवस्था में है या विराम अवस्था में है, और यदि वो एक का एक चलना प्रारंभ कर दे तो उससे उसके गिरने की क्या होती है, आशंका होती है। तो ये किसके कारण होती है, विश्राम जड़त्व के कारण। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो देखिए जब ऐसा करने से खिलाड़ी के चोट लगने की संभावना जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बॉल को हाथ पर आने में थोड़ा अतिरिक्त समय वहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है। तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल गुणनफल है। तो देखिए जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है, या भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो देखिए ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, स्थिर होता है, लेकिन जो भार है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भार होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तुलना में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम होता है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 ही होता है। तो वहाँ पर भार घट जाएगा, लेकिन जो उसके द्रव्यमान की मात्रा है वो चेंज नहीं होगी। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो देखिए शरीर का जो वजन है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो वजन होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, और जो ध्रुव होते हैं उन पर अधिकतम होता है। तो जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा वजन भी वहाँ पर क्या होगा, अधिकतम होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए जो किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, 0 जूल होगा। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए जो किया गया कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो यदि हमने सिर्फ उसको 1 मीटर की ऊंचाई पे पकड़ के ही रखा है, उसको हिलाया नहीं है, मतलब उसको विस्थापित नहीं किया है, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो देखिए उसने यदि दीवार को विस्थापित करने की कोशिश की और दीवार जो है वो विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान रखना आपको, कार्य तभी होगा जब वस्तु की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा या वस्तु को हम क्या करेंगे, स्थापित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, देखिए आगे की ओर झुक जाने से उसका जो स्थायित्व है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, देखिए जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसके आधार से होकर गुजरती है, इसलिए उसका जो बैलेंस है वो बन जाता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो या कोई भी अपडेट आपके लिए हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।